अच्छा, तो आज बेसिकली हम जो है ना एक बहुत कम्प्लीटली डिफरेंट सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इक्विलिब्रियम, मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम डेवलप करेंगे पूरा। पर वो स्टार्ट करने से भी पहले ना मैं जो आज की क्लास होगी ना वो बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो मैं आपको दूंगा, जो कि हम आगे यूज कर रहे होंगे। ठीक है, मेरी आदत हमेशा यही होती है, मैं एएस में भी यही करता हूँ और ए2 में भी यही करता हूँ कि जो बेसिक्स सारे होते हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो वो सारे बेसिक्स रिवाइज भी होते हैं। और वो वर्ड से आप ऑलरेडी फेमिलियर होते हो, मुझे वो बताना नहीं पड़ता वापस कि भाई इस वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि उसमें फिर बीच में लेक्चर रुक जाता है। सही है। तो अभी हम जो कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं ना वो प्रीलिमिनरी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि पढ़ना जरूरी है फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो प्रीलिमिनरी कॉन्सेप्ट्स, और ये ए2 के स्पेसिफिक प्रीलिमिनरी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको दे रहा हूँ। ये वो वर्ड्स हैं जो कि आपको एएस से भी नहीं पता होंगे। सही है। तो ये प्रीलिमिनरी कॉन्सेप्ट्स है मैक्रो के ए2 के, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम इन द मैक्रो इकोनॉमिक शुरू कर रहे हैं अभी। सही है। तो देखो, सबसे पहला जो प्रीलिमिनरी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए ना, और जो सबसे ज्यादा टेक्निकल भी होता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड पोटेंशियल आउटपुट। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड पोटेंशियल आउटपुट। सही है। अच्छा, जो बेसिकली जो एक्चुअल आउटपुट होता है ना, बेसिकली जब हम एक्चुअल आउटपुट की बात करते हैं तो एक्चुअल आउटपुट बेसिकली क्या होता है? करंट मनी वैल्यू और इन्फ्लेशन एडजस्टेड लेवल ऑफ आउटपुट। ये देखो, जब हम बार बार ये पढ़ रहे होते हैं ना कि एक कंट्री का आउटपुट बढ़ रहा है, एक कंट्री का आउटपुट गिर रहा है, वो हम एक्चुअल आउटपुट की बात कर रहे होते हैं। सही है। और जब हम पोटेंशियल आउटपुट की बात करते हैं ना, तो पोटेंशियल आउटपुट बेसिकली क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। सही है। जब हम पोटेंशियल आउटपुट की बात कर रहे होते हैं तो वो कौन सा आउटपुट होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। अब देखो इसका मतलब क्या है। मैं हमेशा ये चीज पीपीसी के जरिए कराता हूँ। देखो, अगर मैं एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का अभी आपके सामने अगर बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखना है गुड वाई, फिर यहाँ पर मैंने लिखना है गुड एक्स, और ये ओरिजिन आ गया, और फिर मैंने एक पीपीसी यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो यहाँ पर मैंने बना लिया, जो कि बहुत बेसिक है। फिर आपको शायद पता होगा कि जितने भी पॉइंट्स ऑन द पीपीसी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के होते हैं। मतलब अगर एक कंट्री ऑन द पीपीसी ऑपरेट कर रही है, तो ऑन द पीपीसी ऑपरेट करने का मतलब क्या होता है? ये जितनी भी कॉम्बिनेशन है, ए बी एंड सी एंड डी, ये सब एएस में हमने पढ़ा है। ये बेसिकली वो आउटपुट के लेवल होते हैं जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होते हैं। मतलब इसका मतलब है कि आप कंट्री के सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके ये सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। मतलब बेसिकली ऑन द पीपीसी ऑपरेट करने का मतलब ये होता है कि आपने अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर लिया है। और अगर लेट से मैं कहता हूँ कि एक कंट्री पॉइंट ई पे ऑपरेट कर रही है, सही है, तो पॉइंट ई वो पॉइंट होता है जो कि इनसाइड द पीपीसी है। और जब हम इनसाइड द पीपीसी की बात कर रहे होते हैं तो इनसाइड द पीपीसी वाला पॉइंट कौन सा है? ई। जिधर इसका मतलब ये होता है कि ऑल एफओपीस, मतलब आप सिंपली ये कह सकते हो कि नॉट ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड। सही है। इसका मतलब अभी भी कुछ ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जिनको हम इंगेज कर सकते हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज आउटपुट। नॉट ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड। सही है। अब फर्क क्या होता है? देखो, ये जो ई है ना, ये जो ई है, ई आपका एक्चुअल है, और ये जो ए बी सी डी है ना, ये सब आपके पोटेंशियल है। और ये सारा ओ लेवल और ए एस सी कॉन्सेप्ट आ रहा है ए2 की तरफ। देखो, जब हम एक्चुअल आउटपुट की बात कर रहे होते हैं ना, तो एक्चुअल आउटपुट बहुत फ्लक्चुएट करता है। एक्चुअल आउटपुट फ्लक्चुएट क्यों करता है? एक्चुअल आउटपुट इसलिए फ्लक्चुएट करता है क्योंकि एक्चुअल आउटपुट जो है ना वो किसी भी गिवन टाइम का आउटपुट होता है, जो कि किसी भी गिवन टाइम की रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके जो आप आउटपुट बनाते हो ना, व्हाट एक्चुअली यू आर प्रोड्यूसिंग राइट नाउ, उसको एक्चुअल आउटपुट कहते हैं। क्लियर है ये चीज? मतलब आपने कितनी रिसोर्सेज इस्तेमाल करके कितना आउटपुट बनाया, ये एक्चुअल आउटपुट है। पर जब हम पोटेंशियल आउटपुट की बात करते हैं तो पोटेंशियल आउटपुट का मतलब है आपने सारी रिसोर्सेज को यूज कर लिया, आपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज कर लिया। और जब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब आप यूटिलाइज कर लेते हो, और वो जो आउटपुट आपका होता है ना, वो पोटेंशियल आउटपुट होता है। सही है। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, अभी हम बात कर रहे हैं रेट की, रेट ऑफ ग्रोथ की, कि एक्चुअल आउटपुट किस तरीके से फ्लक्चुएट करता है, पोटेंशियल आउटपुट किस तरीके से फ्लक्चुएट करता है। देखो, इस चीज को आप समझो कि ये जो एक्चुअल आउटपुट होता है ना, एक्चुअल आउटपुट कभी भी, एक्चुअल आउटपुट जो है ना वो कभी भी फ्लक्चुएट नहीं कर सकता। अगर पहले तो इस चीज को समझ लो। और पोटेंशियल आउटपुट जो है ना वो कभी भी फ्लक्चुएट नहीं कर सकता। एक्चुअल आउटपुट बहुत फ्लक्चुएट करता है। सही है। एक्चुअल आउटपुट जो है ना वो सिक्लिकल होता है। ये सिक्लिकल होता है, ये एक साइकिल में चल रहा होता है। पर जब मैं पोटेंशियल आउटपुट की बात करता हूँ ना, तो पोटेंशियल आउटपुट एक स्टेबल होता है, एक स्टेबल ट्रेंड होता है।
अब या तो वो अपवर्ड ट्रेंड होगा, या तो राइजिंग ट्रेंड होगा, या तो फॉलिंग ट्रेंड होगा, या तो कांस्टेंट ट्रेंड होगा, सही है। या तो वो ट्रेंड राइजिंग होगा, या तो वो ट्रेंड फॉलिंग होगा, या तो वो ट्रेंड जो है वो कांस्टेंट होगा, सही है। मतलब एक ट्रेंड होता है जो कि, मतलब आप इसको इस तरीके से समझो कि एक कंट्री का एक्चुअल बढ़ भी सकता है, एक कंट्री का एक्चुअल कम भी हो सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, ऊपर नीचे होता ही रहता है, ऊपर नीचे होता ही रहता है ना। पहले इकोनॉमी में ग्रोथ आती है, फिर पीक आता है, फिर रिसेशन आता है, फिर स्लंप आता है, फिर वापस ग्रोथ आती है, तो ये तो चल चल ही रहा होता है। पर जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल रोज रोज थोड़ी चेंज होता है, पोटेंशियल हर साल थोड़ी चेंज होता है। मतलब क्योंकि देखो पोटेंशियल चेंज होने का मतलब क्या है, एक कंट्री का अगर पोटेंशियल चेंज हो रहा है ना, तो उसका मतलब उस कंट्री की क्वांटिटी या क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज चेंज हो रही है। देखो एक्चुअल चेंज होने का मतलब ये है कि करंट यूज ऑफ रिसोर्सेज चेंज हो रहा है, रिसोर्सेज ज्यादा यूज करोगे तो आउटपुट बढ़ेगा, तो एक्चुअल आगे जाएगा। रिसोर्सेज कम यूज करोगे तो एक्चुअल कम होगा, आउटपुट कम होगा। पर जब पोटेंशियल चेंज होता है तो इसका मतलब है क्वांटिटी या क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज चेंज हो रही है, सही है। अब आप इस चीज को समझो, हर साल एक इकोनॉमी में नई इंडस्ट्रीज तो नहीं लगती ना, हर साल एक इकोनॉमी में तो नई रिसोर्सेज नहीं आ सकती, हर साल इकोनॉमी में नेचुरल डिस्कवरी नहीं हो सकती, हर साल इकोनॉमी में जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हो सकती, ये टाइम लगता है। या तो इकोनॉमी एक अपवर्ड ट्रेंड में होगी, या तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड में होगी। और नॉर्मली आपको ये चीज पता होनी चाहिए, नॉर्मली आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एक कंट्री नॉर्मली जो है ना वो अपवर्ड ट्रेंड पे ही होती है। जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्री जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है वो हमेशा अपवर्ड ट्रेंड के ऊपर ही होती है। हाँ, डेवलप्ड इकोनॉमी का अपवर्ड ट्रेंड थोड़ा बहुत कम होता है। तो हमारा जो पोटेंशियल आउटपुट है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है, और वो एक अपवर्ड ट्रेंड पे होता है, और वो स्टेबल होता है। पर जो एक्चुअल आउटपुट होता है ना वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा होता है, सही है। पोटेंशियल किस तरीके से बढ़ेगा, ऐसे आगे गया, फिर ऐसे आगे गया, फिर ऐसे आगे गया, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हर साल कभी नीचे आ रहा है कभी हाँ, अगर कोई इकोनॉमी में कोई मेजर अर्थक्वेक आ गया तो फिर पोटेंशियल आउटपुट नीचे जाना शुरू हो जाएगा, पर बहुत रेयर होता है वो, सही है। नॉर्मली वो हमेशा एक अपर ट्रेंड के ऊपर ही होता है। क्लियर है ये चीज। तो एक्चुअल बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, पोटेंशियल इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, सही है। अब जब मैं इसको ग्राफिकली बनाऊंगा तो ये कैसे बनेगा, जरा देखना, ग्राफिकली भी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। अब जब मैं इसको ग्राफिकली बनाऊंगा तो ये कैसे बनेगा, देखो होता क्या है। मैंने आपके सामने जो है ना वो ग्राफ बनाना है, बेसिक सा, सही है। यहां पर मैंने सबसे पहले लिखा जीडीपी, सही है। अ, और फिर मैंने यहाँ पर लिखा टाइम, ये जीडीपी लिखा और टाइम लिखा। क्लियर है। तो फिर मैंने क्या करना है, देखो विद टाइम, विद टाइम, जब टाइम आगे आगे जाएगा ना तो एक्चुअल आउटपुट कैसे चेंज होगा, पहले बढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा, ये चलता रहेगा। इसका मतलब ये वाली जो आपकी लाइन है ना, ये एक्चुअल आउटपुट का ट्रेंड शो कर रही है, ये एक्चुअल आउटपुट का रेट शो कर रही है। इनिशियली एक इकोनॉमी में जो है वो ग्रोथ आएगी, सही है। फिर एक इकोनॉमी में बूम आ जाएगा, मतलब जो पीक होता है एक इकोनॉमी का। फिर इकोनॉमी का बबल जो है वो बर्स्ट होता है, और उस बबल बर्स्ट होने के बाद रिसेशन आता है। और फिर जो है वो इकोनॉमी का सबसे एंडिंग पॉइंट आता है जो कि स्लम्प होता है। फिर वापस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होती है, वापस गवर्नमेंट पॉलिसीज लगाती है, वापस गवर्नमेंट इस इकोनॉमी को उठाना शुरू करती है। और फिर वापस इकोनॉमी में जो है ना वो क्या आना शुरू हो जाती है, ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब एक्चुअल आउटपुट आपका बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है विद टाइम, क्योंकि ये हमारी एक्चुअली शो कर रहा होता है कि आप करंट रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, करंट रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। क्लियर है ये चीज, कोई मसला। सही है। अच्छा, अगर मैं पोटेंशियल आउटपुट यहां पर ही बनाता हूँ, पोटेंशियल आउटपुट कैसे बनेगा, अगर मैं पोटेंशियल आउटपुट यहां पर बनाता हूँ तो वो कैसे बनेगा, एक अपवर्ड ट्रेंड अगर मुझे शो करना है तो मैं कैसे शो करूंगा, मैं इसको कुछ इस तरीके से शो कर सकता हूँ, ये अपवर्ड ट्रेंड है। नॉर्मली एक कंट्री का जो पोटेंशियल होता है ना वो अपवर्ड ट्रेंड में ही होता है, और ये जो ग्रीन कलर की लाइन मैंने आपके सामने बनाई है ना, ये शो कर रहा है आपके पोटेंशियल आउटपुट को। ये किस चीज को शो कर रहा है, पोटेंशियल आउटपुट। समझ आई ये चीज, ये किस चीज को शो कर रहा है, आपके पोटेंशियल आउटपुट को। क्लियर है। और पोटेंशियल आउटपुट नॉर्मली एक अपवर्ड ट्रेंड की तरफ ही होता है, और ये ज्यादा चेंज नहीं करता, ये फ्लक्चुएट नहीं करता, रेट ऑफ ग्रोथ। अब जैसे जो पाकिस्तान जो है ना वो उसका ये होगा, एक डेवलप्ड कंट्री का ये होगा, इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी थोड़ी, क्योंकि इतना ज्यादा ग्रो नहीं करता डेवलप्ड। और अगर लेट से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा जल्दला आ गया, पाकिस्तान 10 साल पीछे आ गया, तो हमारा फिर एक डाउनवर्ड ट्रेंड होगा, इस तरीके से। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, पोटेंशियल ऐसा नहीं हो सकता। पोटेंशियल एक स्ट्रेट लाइन है, एक पोटेंशियल आउटपुट शो कर। यहाँ तो कोई मसला। क्लियर है ये चीज, सही है। अब होता ही है कि इकोनॉमी में ना आउटपुट गैप्स होते हैं। इकोनॉमी में क्या होते हैं,
इकोनॉमी में आउटपुट गैप्स होते हैं। और आउटपुट गैप्स कब अकर करते हैं? तो ये आउटपुट गैप कब अकर करते हैं? when there is a output gaps occurs when there is a output gap occurs when there is a difference between actual and potential output। सही है। अब दो तरह के आउटपुट गैप एक इकोनॉमी में आ सकते हैं। देखो ये आगे जाके हम चीजें डिटेल में भी पढ़ रहे होंगे, बट अगेन मैं आपको ऐसा प्रीलिमिनरी कॉन्सेप्ट ये समझा रहा हूँ कि उस वक्त जब मैं वर्ड बताऊं तो आप हैरान ना हो जाओ क्या बोल रहे हैं ये। सही है। तो आउटपुट गैप पहला तो ये हो सकता है कि एक्चुअल आउटपुट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल आउटपुट। रेट ऑफ ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पर, ये सिर्फ रेट की बात हो रही है, ये मतलब फिजिकल आउटपुट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सही है। तो जब एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट से ज्यादा होता है तो उसको क्या बोला जाता है? इन्फ्लेशनरी गैप। सही है। उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। सही है। उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। ये जो है ना, ये ये पूरा जो एरिया है ना ब्लू वाला, ये पूरा ब्लू वाला एरिया इन्फ्लेशनरी गैप है। अब ये कैसे हो सकता है? मतलब आप खुद सोचो कि एक कंट्री का एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल से कैसे ज्यादा हो सकता है? ये तब हो सकता है जब आप एक ऑप्टिमम तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज ना करो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास एक मशीन है, वो मशीन दिन में 10 घंटे काम कर सकती है, फॉर एग्जांपल दिन में 10 घंटे काम कर सकती है। सही है। एक ऑप्टिमम प्रोडक्शन का उसका लेवल है, एक ऑप्टिमम उसका पॉइंट है कि अगर आपको उसको बेस्ट तरीके से यूज करना है तो वो 10 घंटे काम करेगी। पर अगर मैं उस मशीन से 20 घंटे काम करवाऊँ, 10 घंटे एक्स्ट्रा काम कराऊँ, मेरा लेबर 6-7 घंटे काम कर सकता है एफिशिएंटली, पर मैं उससे ओवर टाइम कराऊँ, 12 घंटे काम कराऊँ, तो इकोनॉमी का आउटपुट एक्चुअल पोटेंशियल से आगे निकल सकता है। पर क्या ये सस्टेनेबल है? ये सस्टेनेबल नहीं है। मैं अगर अपनी मशीन को एक्स्ट्रा 10 घंटे काम करा रहा हूँ रोज, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बहुत बढ़ जाएगा, वेयर एंड टेयर बहुत बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर मैं अपने लेबर से डबल डबल काम कराऊंगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, वो थक जाएगा। लेबर पैसे तो ज्यादा कमाएगा, इकोनॉमी में लोगों की इनकम्स तो बढ़ेंगी, इकोनॉमी में आउटपुट भी बढ़ेगा, पर जो आउटपुट का इंक्रीज होगा वो इतना ज्यादा नहीं होगा एज कम्पेयर टू इनकम्स एंड प्राइजेस। सही है। क्लियर है ये चीज? तो कहने का यहाँ पर मकसद क्या है? अगर एक इकोनॉमी का एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट से ज्यादा है, इसका मतलब इकोनॉमी में आउटपुट तो बढ़ रहा है पर प्राइसेस उससे बहुत ज्यादा से बढ़ रही हैं। क्योंकि जब आप लोगों से ओवर टाइम काम कराओगे तो उनको पैसे भी तो दोगे, तो वो लोग पैसा उसको स्पेंड भी तो करेंगे। पर जो इकोनॉमी में का आउटपुट का इंक्रीज है, वो आउटपुट का इंक्रीज इतना ज्यादा नहीं है। क्योंकि इकोनॉमी में जब आप एक लेबर से 10 घंटे और काम कराओगे तो वो पहले 10 घंटे जितना अच्छा काम नहीं करेगा। अगर आप एक मशीन से डबल काम करवा रहे हो तो मशीन जो पहले 6 घंटे थे और जो बाद के 6 घंटे हैं, बाद के 6 घंटे इतना अच्छा काम नहीं करेंगे जो पहले 6 घंटे अच्छा काम कर रहे थे। इसका मतलब मशीन की भी प्रोडक्टिविटी कम होती है, लेबर की भी प्रोडक्टिविटी कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी में लोगों की इनकम्स तो बढ़ रही हैं, लोग इकोनॉमी में चीजों की डिमांड तो बढ़ा रहे हैं, पर आउटपुट इतना नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप में नॉमिनल ज्यादा बढ़ रहा होता है, रियल कम बढ़ रहा होता है। नॉमिनल वैल्यूज ज्यादा से बढ़ रही होती हैं, रियल वैल्यूज कम से बढ़ रही होती हैं। इसका मतलब इकोनॉमी के अंदर महंगाई ज्यादा आ रही होती है और आउटपुट कम बढ़ रहा होता है, और ये सस्टेनेबल नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बबल बर्स्ट होगा और इकोनॉमी वापस रिसेशन में एंटर कर जाएगी। तो हमेशा याद रखना, वेन एवर देयर इज एन इन्फ्लेशनरी गैप इन एन इकोनॉमी, उस टाइम पे उस इकोनॉमी को हीटअप होने से रोकना है तो आपको पॉलिसीज लगानी पड़ेंगी कॉन्ट्रैक्शनरी। आपको याद होगा फिस्कल मॉनेटरी हमने पॉलिसी पढ़ी थी एएस लेवल पे, तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी तो आप इस टाइम पे लगाते हो जब एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप होता है। सही है। और अगर वहां से वैसे तो बेटा आप बहुत सारे दिखा सकते हो, हमने सिर्फ एक साइड दिखाई है तो फिर हमने सिर्फ इसको ऐसे दिखाया, आप इसको यूं कर दो तो एक और इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा। सही है। तो मल्टीपल दिखा सकते हैं। अब एक और गैप जो हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है वो कौन सा है? एक और गैप जो हमारे पास आया हुआ है वो कौन सा है? व्हेन द पोटेंशियल आउटपुट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल आउटपुट। अब पोटेंशियल आउटपुट जब एक्चुअल आउटपुट से ज्यादा होगा तो ये कौन सा सिनेरियो है? ये वो सिनेरियो है जिसको बोला जाता है डीफ्लेशनरी गैप। तो ये इसको क्या बोलते हैं? डीफ्लेशनरी गैप। सही है। अब डीफ्लेशनरी गैप क्या है? डीफ्लेशनरी गैप बोलते हैं इसको, ये डीफ्लेशनरी गैप है कि पोटेंशियल आउटपुट ज्यादा है, एक्चुअल आउटपुट कम है। और ये तो बहुत बेसिक सी चीज है कि भाई इकोनॉमी का पोटेंशियल ज्यादा है पर हम अपने रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे। इन्फ्लेशनरी गैप में तो ऐसा हो रहा है कि ऑप्टिमम यूज नहीं कर रहे, उससे भी ज्यादा यूज कर रहे हैं। और डिफ्लेशनरी गैप का मतलब है तुम ऑप्टिमम यूज भी नहीं कर रहे, जो करंट रिसोर्स है तो उनको तो सही से यूटिलाइज करो, मतलब फारिग है, अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में। क्लियर है ये चीज? कोई मसला?
अब इन्फ्लेशनरी गैप्स और डिफ्लेशनरी गैप्स के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, पूरा एक टॉपिक है, फिर उसके बाद हम उसको पॉलिसी से कनेक्ट करेंगे। पर मैंने आपको जनरल आइडिया यहाँ पर दे दिया, क्योंकि जब मैं उस वक्त पढ़ाऊंगा तो मैं इतना उसको नहीं करूंगा। हमारा बिल्कुल ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन वगैरह सब होती है, और ये सारी इसी टाइम पे आ रही होती है, इन्फ्लेशनरी गैप के टाइम पे। ठीक है, कोई सवाल यहाँ पे? अच्छा। अच्छा, नेक्स्ट जो एक प्रीलिमिनरी कॉन्सेप्ट अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन। अब शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि माइक्रो में भी हमने पढ़ा था। माइक्रो में जो शॉर्ट रन होता है उसका मतलब क्या होता है? व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड एक्सेप्ट वन, और वो नॉर्मली लेबर होता है। और जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं माइक्रो पे, तो हमने क्या पढ़ा था? व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, ऐसा ही है। शॉर्ट रन माइक्रो में क्या मतलब होता है? व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड एक्सेप्ट वन। और जब माइक्रो में लॉन्ग रन पढ़ा था तो क्या बताया था? व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। तो नॉर्मली शॉर्ट रन में फर्म स्मॉल होती हैं, लॉन्ग रन में फर्म लार्ज होती हैं। तो ये माइक्रो का शॉर्ट रन वर्सेज लॉन्ग रन अलग है। मैक्रो में जब मैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात करता हूं ना, तो मैक्रो में शॉर्ट रन इज अ टाइम पीरियड वेयर आउटपुट गैप्स अकर। इसका मतलब इकोनॉमी में हर वो पॉइंट जहां पर एक्चुअल आउटपुट इज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल आउटपुट। इकोनॉमी का हर वो पॉइंट जिधर एक्चुअल आउटपुट और पोटेंशियल आउटपुट इक्वल नहीं है, उसको शॉर्ट रन कहते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने वापस वो डायग्राम बनाऊं, सेम वाले जो पीछे बनाई है, तो इसको यहां बना लेता हूं। जैसे मैंने वापस से ये एक साइकिल बनाई, और यहाँ पर मैंने लिख दिया रियल जीडीपी, यहाँ पर मैंने लिख दिया टाइम, और ये आ गया एक्चुअल आउटपुट। सही है। हर वो स्टेज इकोनॉमी का जहां पर पोटेंशियल आउटपुट इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट, जिधर जिधर आउटपुट गैप अकर करता है, उस पॉइंट को बोला जाता है शॉर्ट रन। सही है। ये एमसीक्यू भी आपसे पूछ सकता है, हाँ? जैसे अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको पॉइंट ए कर देते हैं, इसको पॉइंट बी कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो बीच में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ना, लेट से मैं कहता हूँ एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, लेट से मैं कहता हूँ एक पॉइंट ये है, लेट से मैं कहता हूँ एक पॉइंट ये है। चलो इस पे ना नहीं जाते, इसी को ही रखते हैं यहाँ पे। एक और लेट से मैं पॉइंट लगाता हूँ, एक पॉइंट ये फॉर एग्जाम्पल। अभी आप नोटिस करो, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके सामने लगाए, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। जैसे ये शॉर्ट रन वन है, ये शॉर्ट रन टू है, ये शॉर्ट रन थ्री है। ये सबको शॉर्ट रन में क्यों कह रहा हूँ? इकोनॉमी में हर वो पॉइंट जहां पर पोटेंशियल और एक्चुअल इक्वल नहीं है, देखो यहाँ पर पोटेंशियल एक्चुअल इक्वल नहीं है, यहाँ पर पोटेंशियल एक्चुअल इक्वल नहीं है, जिधर जिधर भी पोटेंशियल एक्चुअल इक्वल नहीं है ना, वो सारे शॉर्ट रन पीरियड्स हैं। जैसे ये इकोनॉमी का शॉर्ट रन वन है, ये इकोनॉमी का शॉर्ट रन टू है, ये इकोनॉमी का शॉर्ट रन थ्री है। सही है। तो हर वो पॉइंट जहां पर एक्चुअल आउटपुट एंड पोटेंशियल आउटपुट इक्वल नहीं है, वो आउटपुट का। अब शॉर्ट रन का एक्चुअली मतलब क्या है? शॉर्ट रन का एक्चुअली मतलब ये है कि इकोनॉमी में अभी भी पॉसिबिलिटी है, अभी भी इकोनॉमी में एडजस्टमेंट्स बाकी हैं, अभी भी इकोनॉमी में एडजस्टमेंट्स बाकी हैं, अभी भी कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी भी कुछ इकोनॉमी में ऐसा लेबर है जिसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, अभी भी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी में वेजेस अभी कम है, लोग अभी हायर हो सकते हैं, रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन हो सकती है, या इकोनॉमी बहुत ज्यादा ओवर हीट हो गई है, उसको पीछे हम ला सकते हैं। कहने का मकसद ये होता है कि जब भी आप एक्चुअल और पोटेंशियल इक्वल नहीं होते ना, तो वो सबको शॉर्ट रन बोला जाता है। क्योंकि इकोनॉमी में एडजस्टमेंट्स कब खत्म होती हैं? एडजस्टमेंट तब खत्म होती है व्हेन एक्चुअल एंड पोटेंशियल आर इक्वल। जब तक एक्चुअल एंड पोटेंशियल इक्वल नहीं होंगे ना, वो शॉर्ट रन होगा। क्लियर है? तो माइक्रो का शॉर्ट रन का मतलब और मैक्रो के शॉर्ट रन के मतलब में बहुत फर्क है। लॉन्ग रन का मतलब है एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है, एडजस्टमेंट खत्म। सही है। तो सही है। व्हाट इज लॉन्ग रन? लॉन्ग रन का मतलब है नो फर्दर एडजस्टमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ टाइम टेकन बाय इकोनॉमी, टाइम टेकन बाय इकोनॉमी टू रीच फुल एम्प्लॉयमेंट, टाइम टेकन बाय द इकोनॉमी टू रीच फुल एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सिंपल लफ्जों में आपको सिखाऊं तो लॉन्ग रन का मतलब क्या है, सिंपल लफ्जों में अगर मैं आपको समझाऊं तो लॉन्ग रन का मतलब क्या है? लॉन्ग रन का सिंपल मतलब होता है कि एक्चुअल और पोटेंशियल अब इक्वल हो चुके हैं, ये मतलब है इसका। लॉन्ग रन इज अ टाइम पीरियड वेयर एक्चुअल आउटपुट एंड पोटेंशियल आउटपुट आर इक्वल। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि एक इकोनॉमी लॉन्ग रन में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे होती है।
और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर लॉन्ग रन का अगर इसको ग्राफिकली दिखाऊं तो ग्राफिकली इसका मतलब क्या है? ग्राफिकली इसका मतलब ये है कि एक मेरे पास टाइम पीरियड है ये वाला, जो जिसको मैंने पॉइंट ए से मार्क करा हुआ है, और एक है पॉइंट बी। ये जो पॉइंट ए है ना, ये टाइम पीरियड 1 है, पॉइंट बी जो है वो टाइम पीरियड 2 है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी दोनों में इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है? क्या ये कहना सही है? क्या ये कह सकते हैं कि पॉइंट ए पे भी फुल एम्प्लॉयमेंट है, पॉइंट बी पे भी फुल एम्प्लॉयमेंट है? क्योंकि ए पे भी एक्चुअल और पोटेंशियल इक्वल है, यहाँ पर भी एक्चुअल और पोटेंशियल इक्वल है। सही है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम 1 से लेके टाइम 2 का जो पूरा गैप है, इसको बोला जाता है लॉन्ग रन। ये होता है लॉन्ग रन। मतलब अगर मैं एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से दूसरे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जा रहा हूँ ना, इसको कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, द टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम वन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल टू द अदर, या टाइम टेकन टू रीच इकोनॉमी टू फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब जैसे ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को मैं फुल लॉन्ग रन बोलूंगा। सही है। क्लियर है? कोई सवाल? फिर फिर उसके बाद एक और बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो कि आता है, दैट इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर वर्सेस एक्चुअल एक्सपेंडिचर। सही है। अब प्लान्ड एक्सपेंडिचर और एक्चुअल एक्सपेंडिचर का क्या फर्क है? भाई प्लान्ड एक्सपेंडिचर बेसिकली वो होते हैं विच आर डिसाइडेड एट द स्टार्ट ऑफ टाइम, एट द स्टार्ट ऑफ टाइम। स्टार्ट ऑफ टाइम का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट ऑफ द ईयर। सही है। और एक्चुअल एक्सपेंडिचर वो होते हैं विच आर रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ टाइम। सही है। इसकी एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एंड ऑफ ईयर। सही है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल साल के शुरू में मैंने प्लान करा, साल के शुरू में मैंने, देखो हमेशा याद रखना जब भी आप कोई थ्योरी डेवलप करते हो ना, तो हमेशा प्लान्ड वैल्यूज पे की जाती है थ्योरी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने साल के शुरू में डिसाइड किया कि मुझे $1 मिलियन इन्वेस्ट करना है। सही है। मैंने साल के शुरू में डिसाइड किया कि मुझे $1 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट करने हैं। अब वो $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मैंने साल के शुरू में अगर डिसाइड करी है, तो मैंने रेलेवेंट फैक्टर्स को देख के डिसाइड करा होगा। मैंने उस टाइम के फैक्टर्स को देख के डिसाइड करा होगा, और उस टाइम के फैक्टर्स के हिसाब से $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है ना वो ऑप्टिमम लग रही थी। सही है। तो मैंने $1 मिलियन प्लान करा। सही है। मैंने प्लान कितना करा? सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्लान कितना करा? आई प्लान फॉर अ $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट। सही है। अच्छा हुआ क्या साल के एंड में जब मैंने देखा, तो साल के एंड में जब मैंने रिकॉर्ड करा इन्वेस्टमेंट को, तो साल के एंड में मैंने देखा तो मेरी इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है ना वो 1.3 मिलियन की है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साल के शुरू में मैंने $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट प्लान करी थी, और साल के शुरू में अगर वो इन्वेस्टमेंट 1.3 मिलियन है, इसका मतलब क्या होगा कि साल के बीच में ऐसा कुछ हुआ होगा, कुछ फैक्टर्स चेंज हुए होंगे, और मुझे ऐसा लग रहा होगा कि इकोनॉमी में और बेहतरी आ रही है, या मैं कह सकता हूँ कि मेरी उस टाइम पे डिमांड इतनी बढ़ गई कि मुझे और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि साल के शुरू में जो आप प्लान करते हो उसको प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो कि साल के शुरू में रिकॉर्ड हो जाती है, डिसाइडेड एट द स्टार्ट ऑफ टाइम, जैसे नॉर्मली साल के शुरू में। सही है। और एक्चुअल एक्सपेंडिचर वो होता है जो कि एंड में रिकॉर्ड होता है एट द एंड ऑफ टाइम। जैसे मैंने अब जरूरी नहीं है कि प्लान्ड और एक्चुअल हमेशा इक्वल हो। सही है। एक्चुअल प्लान्ड से ज्यादा भी हो सकता है, प्लान्ड एक्चुअल से ज्यादा भी हो सकता है, प्लान्ड और एक्चुअल दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है फैक्टर्स के साल के बीच में ऐसा क्या हो रहा है कि प्लान्ड और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं कहता हूं मेरा एक्चुअल एक्सपेंडिचर प्लान्ड एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि साल के बीच में कुछ बेहतरी आई है, तभी ये स्पेंडिंग ज्यादा हुई। जैसे मैंने आपको बोला कि यार साल के बीच में डिमांड जितनी हमने प्लान करी थी उससे ज्यादा बढ़ गई, तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करनी पड़ गई। क्लियर है ये चीज? कोई मसला? सही है। फिर एक और बेसिक कॉन्सेप्ट प्रीलिमिनरी में जो आता है वो ये आता है कि हमने ये भी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज विड्रॉल्स वर्सेस, इट इज विड्रॉल एंड इंजेक्शंस। सही है। अच्छा विड्रॉल एंड इंजेक्शन का सीन क्या था? जब हमने विड्रॉल्स पढ़े थे तो मैंने विड्रॉल्स आपको पढ़ाया था कि ये बेसिकली पार्ट ऑफ नेशनल इनकम है। इट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम
which is not used in consumption. सही है। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर एक बंद हमने क्या अज्यूम करा था, हमने जब इनकम जनरेटिंग साइकिल सीखी थी तो वहां पर मैंने आपको क्या सिखाया था, देखो मैं इनकम जनरेटिंग साइकिल यहाँ पर खोल भी देता हूँ वापस। जब हमने इनकम जनरेटिंग साइकिल सीखी थी तो हमने क्या डिसाइड किया था, हमने ये डिसाइड किया था कि हाउस होल्ड जो है ना, जो भी पैसा फैक्टर मार्केट में कमाते हैं $1 मिलियन, वो सारा का सारा कंज्यूम कर देते हैं गुड्स मार्केट में। हमने अज्यूम करा था ये कि यार जो भी वो कमा रहा है फैक्टर मार्केट में, वो सारा का सारा गुड्स मार्केट में स्पेंड कर देगा इन दी फॉर्म ऑफ कंजम्पशन। अगर वो पैसा कंजम्पशन के फॉर्म में स्पेंड नहीं हो रहा तो किस फॉर्म में जाएगा? या तो सेविंग में जाएगा, या तो टैक्सेस में जाएगा, या तो इंपोर्ट्स में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी में जो भी पैसा कंज्यूम नहीं हो रहा वो विड्रॉ हो रहा है। इसका मतलब सिंपली है, विड्रॉल्स बेसिकली नेशनल इनकम का वो हिस्सा है जो कंज्यूम नहीं होता। अगर आप इकोनॉमी में कंज्यूम नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप विड्रॉ कर रहे हो, या तो सेविंग के फॉर्म में, या तो टैक्स के फॉर्म में, या तो इंपोर्ट के फॉर्म में। इसका मतलब इकोनॉमी में या तो पैसा कंज्यूम होता है या तो वो विड्रॉ होता है। सिंपल मतलब ये है। इसका मतलब या तो पैसा कंज्यूम होता है या तो पैसा विड्रॉ होता है, तो विड्रॉल का मतलब ये है। सही है। और जब हम इंजेक्शंस की बात करते हैं, जब हम इंजेक्शंस, अच्छा विड्रॉल्स में क्या क्या आ जाता है? सेविंग प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट। सही है। और जब हम विड्रॉल्स की बात करते हैं तो इंजेक्शंस की बात करते हैं, तो इंजेक्शंस बेसिकली क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी, एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी अदर देन कंजम्पशन। अब कंजम्पशन के अलावा इकोनॉमी में क्या क्या एक्सपेंडिचर होते हैं? इकोनॉमी में एक्सपोर्ट होते हैं, इकोनॉमी में मतलब IGX बेसिकली जो मैंने आपको सिखाया था, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट की स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट, ये आपके इंजेक्शन होते हैं। सही है। और इसी से कनेक्ट करते हुए एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिमिनरी कॉन्सेप्ट है, दैट इज ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड। सही है। ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड का मतलब क्या है? अब देखो, जब हम ऑटोनोमस की बात करते हैं तो ऑटोनोमस वो चीजें होती हैं विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। ऑटोनोमस वो चीजें होती हैं विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। और इंड्यूस वो चीजें होती हैं विच आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन इनकम। देखो पहले मैं इंड्यूस समझा देता हूँ। इंड्यूस का मतलब क्या है? डिपेंडेंट ऑन इनकम। ये वो चीजें जो कि इनकम पे डिपेंडेंट है, इनकम से डिटरमिन होती हैं। इसका मतलब इंड्यूस्ड जो चीजें होती हैं ना, जैसे इंड्यूस कंजम्पशन, लेट्स से मैं कहता हूँ इंड्यूस कंजम्पशन। इंड्यूस कंजम्पशन का मतलब क्या है? कि ये वो कंजम्पशन है जो कि इनकम के चेंज होने से चेंज हो रही है। जैसे इनकम बढ़ेगी तो ज्यादा कंज्यूम करूंगा, इनकम कम होगी तो कम कंज्यूम करूंगा। इसका मतलब इंड्यूस्ड कंजम्पशन, इंड्यूस्ड मतलब इनकम का ही पार्ट है ना। एक चीज इनकम का ही पार्ट है। जितनी भी चीजें इंड्यूस्ड होती है ना वो इनकम का ही पार्ट होती है। जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ कंजम्पशन इंड्यूस्ड है, तो इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, इनकम गिरेगी तो कंजम्पशन भी गिरेगी। इसको आप वेरिएबल कॉस्ट से कनेक्ट कर लो, मैं हमेशा इसको ऐसे ही करता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट पे डिपेंडेंट होती है। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो एक इंड्यूस्ड है आउटपुट से, आउटपुट पे डिपेंडेंट है। आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, आउटपुट गिरेगा तो वेरिएबल कॉस्ट गिरेगी। पर जब मैं फिक्स्ड कॉस्ट की बात करता हूँ, क्या फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट पे डिपेंडेंट है? नहीं है। मेरा आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट गिरेगा, रेंट तो हमेशा सेम ही रहेगा। इसका मतलब कुछ इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल कंजम्पशन ऐसी होती है जो कि ऑटोनोमस होती है, विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम। इनकम बढ़ेगी तो भी कंजम्पशन सेम रहेगी, इनकम गिरेगी तो भी कंजम्पशन सेम रहेगी। इसका मतलब इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में कुछ चेंज ही नहीं आ रहा। क्लियर है ये चीज? इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में कुछ चेंज ही नहीं आ रहा। क्लियर है ये? है ये? और जो सबसे एक और जो ये इतना ज्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सही है। पर ये पता होना चाहिए, एंडोजिनस, ये इतना ज्यादा हम यूज भी नहीं करेंगे, बट एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस। सही है। इसका मतलब क्या है? एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस, इसका मतलब क्या होता है? देखो एंडोजिनस, बेसिकली एंडोजिनस का मतलब क्या होता है कि इट इज जनरेटेड फ्रॉम इनसाइड द इनकम जनरेटिंग साइकिल। इनकम जनरेटिंग साइकिल। और जब हम एक्सोजिनस की बात करते हैं ना, तो एक्सोजिनस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंटली जनरेटेड। मतलब ये इनकम जनरेटिंग साइकिल में से जनरेट नहीं होती। सही है। और मैं एक और चीज यहां पर लिख देता हूं पहले से ही, कि इकोनॉमी की जितनी भी इंजेक्शंस होती हैं,
इकोनॉमी की जितनी भी इंजेक्शंस होती है ना, ऑल इंजेक्शंस आर ऑटोनमस एंड exogenous, एंड ऑल विड्रॉल्स, इसका मैं मतलब समझा रहा हूँ क्या होता है, एंड ऑल विड्रॉल्स आर इंड्यूस्ड एंड इंडोजिनस। भैया अब इसका मतलब क्या है? देखो, इंडोजिनस वो चीजें होती हैं जो कि इनकम जनरेटिंग साइकिल के अंदर जनरेट हो रही हैं, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि जितनी भी हमारी विड्रॉल्स होती है ना वो सारी इंडोजिनस होती हैं। इसका मतलब क्या है, जरा सुनना, इसका मैं मतलब समझा। देखो, इंडोजिनस का मतलब क्या है, वापस सुन लो। इंडोजिनस, सिर्फ इंडोजिनस के वर्ड को देखो। इंडोजिनस का मतलब क्या है, वो चीजें जो इनकम जनरेटिंग साइकिल के अंदर जनरेट हो रही हैं। सही है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम जनरेटिंग साइकिल के अंदर हमारा पैसा जनरेट हो रहा है। अब उस पैसे को या तो मैं सेव कर रहा हूँ, उस पैसे को या तो मैं टैक्स के फॉर्म में दे रहा हूँ, और उस पैसे को या तो मैं इंपोर्ट के फॉर्म में यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि इंडोजिनस वो चीजें होती हैं जो कि इनकम जनरेटिंग साइकिल के अंदर बन रही होती हैं। इनकम जनरेटिंग साइकिल ये होता है ना। तो इंडोजिनस वो चीजें होती हैं जो कि इनकम जनरेटिंग साइकिल के अंदर बन रही होती हैं, और ये सारी की सारी वो चीजें होती हैं जो कि विड्रॉल्स के फॉर्म में होती हैं। क्योंकि अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक चीज जो है वो इनकम जनरेटिंग साइकिल के अंदर जनरेट हो रही है, तो वो इंडोजिनस है। और मैंने आपको एक तरफ ये भी बोल दिया कि जितने भी विड्रॉल्स हैं वो सारी की सारी इंडोजिनस है। इकोनॉमी की जितनी भी विड्रॉल्स है ना वो सब इंडोजिनस है। क्योंकि एक चीज इनकम जनरेटिंग साइकिल के अंदर बन रही है, वो की इनकम है, सही है, वो इंडोजिनस है। और उसी इनकम में से या तो सेव कर रहे हैं, या तो टैक्स कर रहे हैं, या तो इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इकोनॉमी की जितनी भी विड्रॉल्स हैं वो सारी इंडोजिनस है और इंड्यूस्ड है। सब इनकम पे डिपेंडेंट है। इनकम ज्यादा होगी तो सेव ज्यादा करोगे, इनकम ज्यादा होगी तो टैक्स ज्यादा पे करोगे, इनकम ज्यादा होगी तो इंपोर्ट ज्यादा करोगे। इसका मतलब जितनी भी इकोनॉमी की विड्रॉल्स होती हैं वो सारी की सारी इनकम पे डिपेंडेंट होती हैं। जितनी भी इकोनॉमी की विड्रॉल्स होती हैं वो सारी की सारी इनकम पे डिपेंडेंट होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी विड्रॉल्स है ना, सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट, ये सब इंड्यूस्ड हैं और ये सब इंडोजिनस हैं। पर जब मैं इंजेक्शंस की बात करता हूं तो इंजेक्शंस क्या होते हैं? इंजेक्शंस आपके होते हैं इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट। ये सारा इनकम जनरेटिंग साइकिल के अंदर थोड़ी बन रहा है, ये तो इनकम जनरेटिंग साइकिल के बाहर से अंदर आता है। इसका मतलब ये सारा का सारा एक्सोजेनस है। इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेटिंग साइकिल के अंदर आती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इनकम जनरेटिंग साइकिल के अंदर आती है, एक्सपोर्ट इनकम जनरेटिंग साइकिल के अंदर आते हैं। इसका मतलब ये जनरेट इनकम जनरेटिंग साइकिल के बाहर हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? एक्सोजेनस। और ये सब ऑटोनोमस होते हैं। ऑटोनोमस का मतलब क्या? ये सब इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, सब प्लान्ड है। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्लान्ड एक्सपोर्ट्स। सही है, क्लियर है ये चीज? सेविंग इज नॉट द सेम एज टैक्स एंड इम्पोर्ट। सेविंग बेसिकली मतलब बेसिकली विड्रॉल्स हैं। या तो तुम इनकम से सेव करोगे, या तो तुम इनकम से टैक्स पे करोगे, या तो तुम इनकम से इंपोर्ट करोगे। मतलब इनकम से तुम जो जो चीजें करोगे ना वो विड्रॉल्स है। इसका मतलब जो पैसा कंजम्पशन में खर्च नहीं हो रहा वो पैसा विड्रॉल्स के फॉर्म में जा रहा है। सही है। तो देखो, जब हम इंजेक्शंस की बात करते हैं तो इंजेक्शंस क्या होती है? इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट। ये वो पैसा है जो कि इनकम जनरेटिंग साइकिल के अंदर आ रहा है। तो ये एक्सोजेनस है, क्योंकि ये इनकम जनरेटिंग साइकिल के बाहर बन रहा है। और ये ऑटोनोमस क्यों है? क्योंकि ये इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, ये सब प्लान्ड होते हैं। जितनी भी आपकी इंजेक्शंस होती है ना वो सारी प्लान्ड होती हैं, साल के शुरू में प्लान्ड हो जाती हैं। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम है, ये सब ऑटोनोमस है। क्लियर है ये चीज? कोई सवाल? क्लियर है? अब हम इसको, ये जो जितना भी हमने अब पढ़ा है ना, अब इसको हम कनेक्ट करेंगे। और इसको हम किससे कनेक्ट करेंगे? इसको हम कनेक्ट करेंगे विद इक्विलिब्रियम इन मैक्रो। अब इक्विलिब्रियम इन मैक्रो क्या होता है? इक्विलिब्रियम इन मैक्रो तीन तरह के होते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक अप्रोच जो होती है वो कौन सी अप्रोच होती है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अप्रोच। ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अप्रोच। सही है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अप्रोच क्या होती है? प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर विच इज इक्वल्स टू द नेशनल इनकम, दैट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इट इज इक्वल्स टू द नेशनल इनकम। ये सब प्लान्ड होते हैं। सही है। सब ऑटोनोमस होते हैं। सही है। दूसरी अप्रोच जो होती है वो कौन सी होती है? विड्रॉल्स
एंड इंजेक्शंस, सही अप्रोच। जब हम विड्रॉल्स एंड इंजेक्शंस अप्रोच की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इकोनॉमी के जितने भी प्लान्ड विड्रॉल्स हैं वो हमेशा किसकी इक्वल होते हैं, प्लान्ड इंजेक्शंस के। इसका मतलब है सेविंग प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट विच इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट की स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट। क्लियर है? इसमें भी प्लान्ड का वर्ड यूज नहीं कर रहा, सॉरी, विड्रॉल में। तो ये आपका होता है। और एंड में जो आपका आता है ना वो कौन सा आता है, नंबर 3, जो आपने एएस लेवल में पढ़ लिया, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। इसमें क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई विच इज योर मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। तो 3 तरह के मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम होते हैं। अब हम A2 लेवल में इस पे इतना ज्यादा, मैं एक ब्रीफ रिकैप तो मैं AD और AS का दूंगा, ऑब्वियसली मैं सभी बताऊंगा वापस सारा। पर हमारा जो मेन फोकस होगा ना वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अप्रोच पे होगा और विड्रॉल्स एंड इंजेक्शन अप्रोच पे होगा, इस पे हमारा मेन फोकस होगा। क्लियर है? कोई सवाल? सही है। इसके जितने भी नोट्स हैं वो इसकी लेक्चर के एंड में अटैच होकर ड्राइव पे आप आ जाते हैं ना PDF के फॉर्म में। सही है।